Myself, Dr. Jyotsna Gupta, Professor, Uttaranchal Ayurvedic College, and also run own clinic named Charak Ayurvedic Clinic, situated in Doon Bihar, lane number 3, Jharkhand, Raspur Road, Dehradun. So today I am going to discuss how to get good score in Kriya Sharir. But it is not applicable for only Kriya Sharir. It is applicable for all the subjects BMS first to BMS final year. So I am going to give you some tips and tricks to how to get good marks. 13 years my teaching experience and giving you only in 30 minutes tips and tricks how to get good score. So you know this is a exam time and every student wants to good score in exam. No one wants to less score. Everyone wants. And if you are a team या बेस्ट फ्रेंड ग्रुप, सभी लोग चाहते हैं कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओ. तो पढ़ने पढ़ाने की बात तो क्लास में भी होते रहती है. तो चलो आज स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको एक किसी फिल्म का एक सीन याद कराते हैं. अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो उसमें 3 बेस्ट फ्रेंड रहते हैं. एग्जाम का रिजल्ट आता है, उसके बाद क्या आपस में बातें होती हैं, टॉप ना करो तो दुख होता है, लेकिन अगर बेस्ट फ्रेंड टॉप कर जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन सभी चाहते हैं कि एग्जाम में आप ही टॉप करो. तो टॉप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत के साथ साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं जिसको कि हम फॉलो करके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्लाइड इज शोन ऑन स्क्रीन. टाइम इज एवरीथिंग. तो जब एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा मैनेजमेंट ऑफ टाइम होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस के जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आंसर दे सकें. तो होता क्या है कि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, 2 ही कंडीशंस हो सकती है. एक, ओवर एक्साइटमेंट, क्वेश्चन इतना अच्छा आ गया है कि हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. दूसरी चीज, क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि वो हमारे समझ में नहीं आ रहे हो, या इतना ज्यादा मैटर है हमारे पास लिखने के लिए कि उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, 3 आवर्स है, डिस्ट्रीब्यूट द टाइम, डिवाइड द टाइम्स, ईच क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 36 मिनट्स. तो अगर उसमें से जो क्वेश्चंस हमें ज्यादा आता है, ज्यादा अच्छा उसमें हम लिख सकते हैं, उसमें आप 5 to 10 मिनट्स ज्यादा आप दे सकते हैं. बट फिर भी सामने वॉच रखिए, टाइम को मैनेज कीजिए कि हर क्वेश्चंस में हमें जो है 5 मिनट्स टाइम देने हैं, 10 मिनट्स टाइम देने हैं, कितना टाइम देना है, पूरा 35 मिनट्स देना है. तो टाइम को मैनेज करके जो है हमें क्वेश्चंस को लिखना है. अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पाए तो होता क्या है कि एक क्वेश्चन में हमारा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है. हम 1 आवर 30 मिनट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं सुनती हूँ कि बोलते हैं कि एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, मुझे ये भी श्लोक आ रहा था, ये मैकेनिज्म भी आ रहा था, श्लोक्स भी लिखे, उसके साथ मॉडर्न से भी कंपेयर किया. तो क्या होता है कि उसके चक्कर में हमारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं. तो इस चीज को हमें नहीं करना है कि क्वेश्चन ना छूटे, बल्कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टाइम के साथ करना है और उसमें अच्छे से उसे मैटर देना है. तो फर्स्ट, टाइम इज एवरीथिंग. टाइम का मैनेज करना जो है बहुत जरूरी है किसी भी आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को जो है आप अच्छे से प्रेजेंट कर सको. एंड द सेकेंड स्लाइड इज द अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहली चीज कि अब पहला हमने टाइम मैनेज तो कर लिया, दूसरा जब क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है. अब क्वेश्चन तो 2 ही तरीके से हो सकते हैं, या सिंपल क्वेश्चंस या जो है आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. सिंपल क्वेश्चंस जो है आपको सिंपल, हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट भी, आयुर्वेद के स्टूडेंट्स, आयुर्वेद से भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके एंड मॉडर्न से भी क्वेश्चंस रहेंगे. पहला क्वेश्चन अगर सिंपल पूछा जा रहा है कि क्रियाकाल किसे कहते हैं, तो आप डिस्क्राइब करने से पहले आप सोचो कि उसमें क्या लिख सकते हैं. क्रियाकाल किसे कहते हैं, क्रिया एवं काल. तो क्रिया को आयुर्वेद में यहाँ पे क्रिया का क्या मतलब है, यहाँ का मतलब चिकित्सा है, बट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ए फर्स्ट ईयर, ए स्टूडेंट ऑफ ए क्रिया शरीर.
वे वहां क्रिया का मतलब क्या है, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न, किसी भी कार्य करने का, कोई भी जो आपके फंक्शंस में जो प्राकृतिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें क्रिया, तो आप उसे भी डिस्क्राइब करो कि क्या क्रिया है। यहाँ पे क्रिया शरीर के दृष्टिकोण से क्रिया क्या है, क्रिया काल में क्रिया क्या है, चिकित्सा है। तो या भी क्रिया भी जायते शरीर धातु क्षमा सा चिकित्सा, तो यहाँ पे चिकित्सा से तात्पर्य है। तो आप जो है क्रियाकाल को अच्छे से डिफाइंड करो। सिस्टमेटिक जो पूछा जा रहा है उसके जो 6 आपके स्टेजेस हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति, वेद, उन्हें जो है आप जो डिस्क्राइब करो। जनरली बच्चे क्या करते हैं, संचय तो सीधा स्तब्धपूर्ण कोष्ठ था, वात का संचय लिख दिया। नो, पहले आप संचय का डिफिनीशन बताओ कि संचय किसे कहते हैं, संचय क्या है, देन गो टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स कि वात के संचय के क्या लक्षण है, पित्त के संचय के क्या लक्षण है। तो अष्टांग हृदय में संचय का इतना अच्छा मेंशन है कि चयो वृद्धि स्वधाम्ने प्रद्वेषु वृद्धि हेतेषु विपरीत गुणेच्छा च, तो अपने स्थान में जो दोष का वृद्धि होना, एंड प्रद्वेषु वृद्धि हेतेषु उसको बढ़ाने वाले कारणों से द्वेष होना, एंड विपरीत गुणेच्छा छ उसके समन करने वाले जो फैक्टर हैं उसको क्या होना, उसकी इच्छा होना। अगर वात बढ़ा हुआ है तो रुक्षता ऑटोमेटिक बढ़ेगी, तो मधुर अम्ल लवण रसों का सेवन करने की इच्छा होना, एंड वात को बढ़ाने वाले मटर हैं, रुक्ष प्रधान है, उन वैसे द्रव्यों को सेवन करने के प्रति रुचि का नहीं होना, द्वेष का होना। तो उन फैक्टर सबसे पहले आप उसके डिफिनीशंस लिखो, संचय क्या है, प्रकोप क्या है, देन जो उसके स्पेसिफिक हैं दोषांश के हिसाब से उसके आप उसके फिर लक्षण लिखिए। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा जो है आपका कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस रहते हैं जो कि सीधा आपको क्वेश्चंस ना पूछे बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा के जो है क्वेश्चंस जो है आपको पूछे, लाइक दिस जो आपका ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विसर्गा दान बिछे पे सोम सूर्य अनिला यथा धारयंती, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द श्लोक्स एंड राइट द फर्स्ट श्लोक विच इज मेंशन इन क्वेश्चन। तो पहला जो है दोष उसका जो है आपको मेंशन करना है कि जो इस श्लोक में पहला दोष आया है उसके जो है निरुक्ति, स्थान, गुण एवं कर्म का जो है वर्णन करें। तो फर्स्ट दोष जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो दिमाग में एक ही चीज बात आती है कि हमें किसके बारे में डिस्क्राइब करना है, वात के बारे में डिस्क्राइब करना है। बट नो, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, विसर्ग आदान बिछे पे सोम सूर्य अनिला था। तो पहला विसर्ग और आप जब इसे पूरा करोगे धारयंती जखत देहम कफ पित्त अनिलायस था। तो कफ पहला जो आपका दोष है आपका क्या है, कफ है। तो कफ के आपको स्थान लिखना है, कफ के जो है आपको निरुक्ति लिखनी है, कफ का गुण लिखना है, कफ का कर्म लिखना है, कफ का भेद लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को जो समझते हुए क्वेश्चंस को पहले क्या करना है, अच्छे से समझना है कि क्या उसमें पूछा जा रहा है, एंड उसके बाद जो है आपको उसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चंस सही प्रकार से लिखना, उसको समझना और लिखना बहुत जरूरी है अच्छे मार्क्स के लिए। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है बहुत मैटर करता है कि जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो आप उसको किस प्रकार से लिख रहे हो। आज के डेट में हम लोग मेनली शॉपिंग कहाँ से करते हैं, कोई भी नहीं जाना चाहता है चाहता है कि एक सिंपल आप शॉप पे जाए, वो आपको 5 बार दिखा रहा है, फिर आप कोई चीज सेलेक्ट कर रहे हो। कोई भी सिंपल अगर हमें किचन ग्रोसरीज भी लेना रहता है तो हम सुपरमार्केट, इजी डे, बिग बाजार ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं। और अगर अपने लिए कपड़े खरीदने हो तो सीधा आप मॉल पहुंचोगे जहां पे एवरीथिंग इज डिस्प्ले, जिसे कि आप इजीली एक दूसरे ब्रांड से क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं कि क्या जो है उसमें अंतर है, एंड आप उसे अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम देने में आपका क्वेश्चन का आंसर करना, उसमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है कि जब आपके सामने अगर कॉपी जा रहा है एक्सटर्नल के सामने, एग्जामिनर के सामने,
तो देखकर एक बार में उसे समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या लिखना चाहते हो, आपकी प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होनी चाहिए। तो वी आर नॉट ए लिटरेचर स्टूडेंट्स, कोई हम लोग साहित्य के स्टूडेंट्स नहीं है कि हमें कोई स्टोरी बनानी है एंड उसमें एक 4 पन्ने का, 5 पन्ने का, 10 पन्ने का। लोग पहले ऐसा सोचते थे आयुर्वेद में क्वेश्चन आ गया इसको 20 पन्ने में लिख दो। नो, आपको जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट वाइज आप उसे राइट पॉइंट वाइज करो। पॉइंट 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट वाइज आप करोगे, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा एंड जो है इजिली जो है एग्जामिनर के लिए जो आप कहना चाहते हो वो देख सकता है और आप अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट। कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? क्वेश्चंस देखने के बाद आजकल सिंपल सिर्फ सारे के सारे एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए 5 के 5। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 2 मार्क्स, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 4 मार्क्स, कुछ जो है आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर आपको बहुत अच्छा भी आता है और अगर आप उसे सेलेक्ट करके आप पहले लिखना स्टार्ट करते हो तो आप उसमें चाहे कितना भी श्लोक डाल दो, आप उसमें 100 श्लोक्स डाल दो, आप उसको मॉडर्न से कंपेयर कर दो, तो फिर भी जो है आप उसमें कितना मार्क्स आपको मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेंगे। और हमारा टाइम कितना जाएगा, टाइम भी बहुत जाएगा। तो सबसे पहले हमें वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हमें फुल मार्क्स मिल सके। एमसीक्यू जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन में ABCD 4 क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं आप उसको अच्छे से लिखते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। 16 में 16 जो कि कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस में मिलने वाले नहीं है। आप 20 नंबर का क्वेश्चंस लिखोगे, चाहे कितना भी अच्छा लिख दो, 20 मार्क्स उसमें नहीं मिल सकते। उसमें जो है हमें आपको 17, 15 इसी तरीके के मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको मीडियम मार्क्स के क्वेश्चन है 4 मार्क्स 5 मार्क्स, फिर उसे अटेम्प्ट करने हैं एंड देन अटेम्प्ट द लॉन्ग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, और कैसे हम अपने आंसर्स को जो है और अच्छा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं जो कि दिखने में आपका बहुत अच्छा लगे, एग्जामिनर एक बार देख के जो है आपको अच्छे मार्क्स दे सके। इंक्लूड फ्लो चार्ट एंड जो है आपके पिक्चर्स। तो आप किसी भी चीज को लिख रहे हो, चाहे वो उसके टाइप्स हो, तो आप उसके चार्ट में प्रेजेंट करो। उसमें मैकेनिज्म लिख रहे हो, आप उसको फ्लो चार्ट में दो, जिससे कि वो आपको प्रेजेंटेबल भी होगा और इजीली एग्जामिनर उसे देख पाएगा, पढ़ पाएगा और आपको मार्क्स मिल सकते हैं। लाइक आप सिंपल आपको दोष के टाइप से लिखने हैं, तो आपने पढ़ा शारीरिक दोष जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, मानसिक दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो गिव द जो है आप फ्लो चार्ट, वायु पित्त कपस जब शारीरो दोष संग्रह लिखा, तो आप उसमें शारीरिक दोष में वात पित्त कफ के एक फ्लो चार्ट बनाओ एंड वो आपको क्या होगा, इजिली जो है आपको प्रेजेंटेबल होगा। एंड अगर आप मॉडर्न से क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आप लिख रहे हैं, तो आप उसके जो है डायग्राम्स भी बनाइए एंड जो है डायग्राम्स, आप अगर उसमें मैकेनिज्म है तो उसको भी फ्लो चार्ट्स में बनाइए। यहाँ पे इम्यूनिटी का शो हो रहा है, इम्यूनिटी है, उसके जो है आपके क्लासिफिकेशंस जो हैं आप उसको लिटरेचर में लिखने के बजाय आप उसे फ्लो चार्ट्स में दो। इससे संबंधित जो भी आपके डायग्राम्स हैं उसको डायग्राम आप जो है कलर पेंसिल्स यूज करें एंड उसमें जो लेबलिंग करें वो सिर्फ राइट साइड, ये नहीं कि लेफ्ट साइड भी लिख रहे हैं, ऊपर भी लिख रहे हैं, नीचे भी लिख रहे हैं, नॉट ओनली लेबलिंग इन द राइट साइड। एंड जो है आप उसमें जो लेबलिंग करें आप उसको कैपिटल लेटर से लिखें जिससे कि वह आपका प्रेजेंटेबल हो। एंड श्लोक्स जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम आयुर्वेद का क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उसमें जो आंसर्स आप कर रहे हैं तो उसमें कई जगह हमें श्लोक्स लिखने पड़ते हैं। अगर पूछा जा रहा है कि शरीर किसे कहते हैं तो आप लिख रहे हो कि तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायतकम संयोग वाही, तो सिर्फ श्लोक मत लिखो, इस श्लोक के साथ जो है आप उसे उसका रेफरेंस लिखो साथ में कि कहाँ का श्लोक है, चरक शारीर स्थान 6 चैप्टर का है
कि अष्टांग का है आपका, कि सुश्रुत संहिता का है। अगर आपको चैप्टर नेम नहीं याद है, श्लोक्स जो है उसके संख्या नहीं याद है, तो सिर्फ राइट द संहिता, कहाँ से लिया गया है, रेफरेंस बुक कौन सा है, चरक का है कि सुश्रुत का है कि अष्टांग हृदय का है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप श्लोक्स लिख रहे हो तो श्लोक के साथ आपका जो है रेफरेंस भी जो है साथ में लिखा हुआ हो। एंड जो है आप जब भी लिख रहे हो, हैंड राइटिंग बहुत मैटर करता है कि आपका जो प्रेजेंट आंसर कर रहे हैं आप किस तरीके के। जनरली क्या होता है कि एग्जाम में हम जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, या कंपाइलेशन भी बनाते हैं। क्लास में भी मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चे बिल्कुल भी मैटर बहुत लिखना चाह रहे हैं, बट वो प्रेजेंटेबल नहीं है, हैंड राइटिंग ऐसी लिखी हुई है कि जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन चीजों से बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लीन, क्लियर एंड बोल्ड होना चाहिए, ताकि कि जो है आप क्या कर सको, जो लिखा हुआ हो बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल जो है सुंदर लिखावट आपकी होनी चाहिए कि 5 मार्क्स जो है आपको ऐसे ही मिल जाए, ज्यादा मिल जाए सिर्फ हैंड राइटिंग पे। तो कुछ ये सारे जो आपके टिप्स हैं, इन चीजों को आप फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसके लिए हमें जो है कुछ जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक बताए, इन टिप्स एंड ट्रिक पे ध्यान देके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो इसके लिए अभी चूंकि एग्जाम टाइम है और आने वाले 1 मंथ में आप लोग का फर्स्ट ईयर के बच्चों का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए जो है हम क्रिया शरीर का एक क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं, ओनली द 40 डेज का, जिसमें कि आपको फिजियोलॉजी के पेपर फर्स्ट एंड द पेपर सेकेंड जो है आपको दोनों ही वॉल्यूम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्रिया और उसके सिलेबस के इम्पोर्टेंट थिंग्स, सारी चीजों का पढ़ाया जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शंस, ये जो बैच हम लोग दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बैच हैं, फर्स्ट ईयर ये जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 मार्च से, जिसमें कि आयुर्वेद भी एंड मॉडर्न भी, और जो भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे, उसके नोट्स भी एंड द पीडीएफ फॉर्मेट में भी, इम्पोर्टेंट फीचर्स भी, ये सभी उसमें बताए जाएंगे आपको। 40 डेज का कोर्स है फिजियोलॉजी का, जो कि सिर्फ 1999 के प्राइस पे है। तो जो भी बच्चे एनरोल करना चाहें इसमें एनरोल कर सकते हैं। आपका 9 मार्च तक जो है रजिस्ट्रेशन डेट है। एंड इसमें आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एनी क्वेरी। एंड जो